नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट हैं जिन पर चर्चा करनी है। एक, काला पानी विवाद; दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय; और एक, ओजोन परत जिसमें छेद जो हुआ था वो अब खत्म हो चुका है, तो उस पर बात करेंगे। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिए। किसने कहा है कि भारत कोरोना विषाणु की दवा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? तो राइट आंसर है सौम्या स्वामीनाथन। विद्यार्थियों, सौम्या स्वामीनाथन वर्तमान में WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं और ये पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की महानिदेशक रह चुकी हैं। और आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की ये पुत्री हैं। और इसमें इनका ये जो क्वेश्चन जो दिया है मैंने, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा है कि भारत घनी आबादी वाला देश होने के बावजूद भी यहाँ पर अन्य देशों के मुकाबले कोरोना के संक्रमण के मामले और मरने वालों की संख्या सीमित रखने के लिए यहाँ के मंत्री व सहकर्मी प्रशंसा के पात्र हैं। और इन्होंने ही कहा है कि भारत कोरोना विषाणु की दवा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सभी देशों में सभी लोगों तक दवा पहुंचाना आसान नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, आप इसमें जो अतिरिक्त क्वेश्चन आपके बनते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना है कि सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। और इसमें ये जो क्वेश्चन है ये तो खैर आपको याद रखना ही है। इसमें अन्य जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, हर्षवर्धन तो जानते हो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। माइकल रेयान जिनके बारे में पहले भी आया था, ये WHO के स्वास्थ्य आपदा प्रमुख हैं। और एंटोनियो गुटेरेस आपको मालूम है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। तो आप इसमें अगला क्वेश्चन देखिए। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का छेद पूरा बंद हो गया है। ये छेद कितना बड़ा था? तो राइट आंसर है 10 लाख वर्ग किलोमीटर। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर छेद बंद होने से मतलब है कि जो छिद्र था वो पूरी तरह से भर चुका है अंटार्कटिका के ऊपर। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि वायुमंडल की ऊंचाई 3200 किलोमीटर है और पृथ्वी के सबसे निकट की जो परत है जिसको हम बोलते हैं क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, और उसके ऊपर समताप मंडल है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो समताप मंडल की ऊपरी परत, या यूं कहें कि समताप मंडल का जो ऊपरी हिस्सा है वहां ओजोन गैस की परत है, और इसी में ये छिद्र हुआ था जो कि अब जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, या यूं कहें कि भर चुका है। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस छिद्र के लिए जो प्रमुख रूप से कारण रहा वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, और इसकी वजह से ये छिद्र बना था। तो इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, क्योंकि ओजोन गैस जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उन पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन गैस अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए वो पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें वो पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी को जो है सुरक्षा मिलती है। अतः इसीलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं। तो विद्यार्थी, इसमें आप अगला क्वेश्चन देखिए। काला पानी विवाद किन देशों के मध्य है? तो राइट आंसर है भारत और नेपाल के बीच।
विद्यार्थियों, इसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये विवाद का कारण काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है और यहाँ भारत और नेपाल दोनों ही देश काला पानी क्षेत्र पर अपना जो है दावा जताते हैं, या यूं कहें कि दोनों ही देश इसे अपना अभिन्न अंग मानते हैं। भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है और लिपुलेख दर्रा, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो लिपुलेख दर्रा नेपाल के पश्चिम में भारत से लगी सीमा पर काला पानी के निकट ही स्थित है। और क्योंकि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भारत ने लिपुलेख दर्रे से 5 किलोमीटर पहले तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, तो इसका विरोध नेपाल ने किया था और वो इसी कारण से किया था कि क्योंकि ये लिपुलेख दर्रा और ये काला पानी जो क्षेत्र है इसको नेपाल अपना बताता है, जबकि भारत के ये अधिकार में है और ये भारत का हिस्सा है। विद्यार्थियों, इसमें एक बात और मैं आपको बताऊं, इस विवाद के कारण ही नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने नेपाल में भारत के जो राजदूत हैं, जिनका नाम विजय मोहन क्वात्रा है, उनके साथ बैठक की और इस मामले में अपना विरोध दर्ज कराया और सीमा के मुद्दों पर नेपाल की स्थिति से भी अवगत कराया उन्होंने। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में ये भी ध्यान रखना है कि नेपाल में भारत के राजदूत कौन है। तो नेपाल में भारत के राजदूत, जैसा मैंने बताया, विजय मोहन क्वात्रा। क्योंकि ये राजदूतों के नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का राजदूत, नेपाल में भारत के राजदूत कौन है, या पाकिस्तान में कौन है, या यूएसए में कौन है। महत्वपूर्ण जो देश हैं, उन महत्वपूर्ण देशों में भारत के जो राजदूत नियुक्त हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विशेष रूप से भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें भारत के जो राजदूत नियुक्त हैं उनके नाम तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो राजदूतों के बारे में समय समय पर बताता रहूँगा, यूएसए, रूस, चीन, ये जो बड़े बड़े देश हैं, ब्रिटेन, महत्वपूर्ण देश, तो इनमें जो भारत के राजदूत नियुक्त हैं उनके बारे में भी आपको मैं समय पर बताता रहूँगा, क्योंकि इनके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आप इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 13 मई से सुप्रीम कोर्ट के एकल न्यायाधीश की पीठ अग्रिम जमानत व जमानत के किन मामलों की सुनवाई करेगा? तो राइट आंसर है जिनमें दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसा कि क्वेश्चन में ये आपके डेट दे रखी है कि 13 मई से जो है एकल पीठ की जो है बारे में बात कही गई कि एकल पीठ ऐसे मामलों की सुनवाई करेगी जिनमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, अतः केस जल्दी निपटाए जाएं, इसके लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि अब ऐसे मामलों में 2 सदस्यीय या 3 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ जो है के बजाय एकल पीठ ही ऐसे मामलों की सुनवाई करे। तो ऐसा पहली बार अब हो रहा है जब ऐसे मामलों की सुनवाई एकल न्यायाधीश की पीठ करेगी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे मामलों की सुनवाई एकल न्यायाधीश की पीठ ने की हो। तो अब 13 मई से ये एकल न्यायाधीश पीठ जो है इस मामलों की सुनवाई करेगी। विद्यार्थियों, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश को ये अधिकार होता है कि वो कौन सा केस किस न्यायाधीश या किन न्यायाधीशों की पीठ को सौंपे, और चाहे तो खुद भी उस पीठ में शामिल हो सकते हैं। तो यानी कि केस जो सौंपे जाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही सौंपे जाते हैं न्यायाधीशों को। और इसमें आप अगला क्वेश्चन देखिए। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार
2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा कितनी फीसदी तक पहुंच सकता है? तो राइट आंसर है 5.8%। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन यही है कि राजकोषीय घाटे के बारे में उन्होंने जो अनुमान व्यक्त किया है कि 2020-21 में भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो 5.8% रह सकता है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रूप में बता दूं आपको कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च में से राजस्व प्राप्तियों, ऋणों की वसूली तथा अन्य प्राप्तियों को घटाकर निकाला जाता है। यानी कि सरकार का जो कुल खर्चा होता है उसमें से माइनस करें राजस्व प्राप्तियों, ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों को जो घटाकर निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। और इसमें जैसा मैंने बोला कि राजस्व प्राप्ति, अब राजस्व प्राप्ति से मतलब होता है कि टैक्स और शुल्क के रूप में सरकार को जो इनकम प्राप्त होती है वो राजस्व प्राप्ति। और इसमें आपको जो अन्य प्राप्तियों के बारे में मैंने बोला, तो अन्य प्राप्तियों से मतलब होता है कि सरकार के द्वारा जो अपनी कंपनी का विनिवेश किया जाता है उसके रूप में उसके रूप में विनिवेश के माध्यम से धनराशि प्राप्त होती है, वो अन्य प्राप्ति में शामिल होती है। इसके अलावा सरकारी जो उपक्रम है और उनसे उनका जो लाभांश प्राप्त होता है वो भी अन्य प्राप्तियों में ही शामिल किया जाता है। और तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। और इसमें अगला क्वेश्चन देखिए आप, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 0.5% कर दिया है। इससे पहले कितनी फीसदी रहने का अनुमान जताया था? तो राइट आंसर है 1.5%। तो आपको इस क्वेश्चन में दोनों ही बातें ध्यान रखनी है कि जो संशोधित करके जो बताया है कि वर्तमान में जीडीपी जो है वो रह सकती है अब 0.5%, और पहले जो बताया था तो वो 1.5%। तो दोनों ही आपको याद रखना है। इसमें विद्यार्थियों, आज जो मैं बता रहा हूं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। तो इसमें आप अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान बाजार से धन उधार लेने का लक्ष्य से बजट से कितना करोड़ रुपया बढ़ाने का फैसला किया है? तो राइट आंसर है 4.2 लाख करोड़ रुपया। क्योंकि बजट में जब बजट पेश किया गया था उस समय तक तो कोरोना महामारी का इस रूप में प्रकोप नहीं था, परंतु अब कोरोना महामारी का जो प्रकोप चल रहा है तो इसकी वजह से अब ज्यादा धन की आवश्यकता होगी सरकार को। इसलिए इसमें आपको जो लिखा है कि बजट से कितना करोड़ रुपया बढ़ाने का फैसला किया है, तो ध्यान रखिएगा 4.2 लाख करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस राज्य सरकार के मंत्री का विधानसभा सीट का चुनाव हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर है गुजरात। विद्यार्थियों, गुजरात के शिक्षा मंत्री व कानून मंत्री जिनका नाम है भूपेंद्र चुडासमा, तो भूपेंद्र चुडासमा का ये निर्वाचन हाईकोर्ट ने रद्द किया है। 2017 में जब गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भूपेंद्र चुडासमा ने धोलका विधानसभा सीट से 327 वोटों से जीत दर्ज की थी, परंतु अब इनका निर्वाचन गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, क्योंकि इनके खिलाफ जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था यानी जो उम्मीदवार था उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि यहाँ 429 पोस्टल बैलेट जो है अवैध तरीके से रद्द कर दिए गए थे, और अगर ये 429 ये पोस्टल बैलेट अगर रद्द नहीं किए गए होते तो वो निश्चित रूप से चुनाव जीतते, क्योंकि जो है भूपेंद्र चुडासमा को तो जो है 329 वोट मिले थे, 327 वोट मिले थे, और ये बैलेट जो पोस्ट बैलेट है
तो जिनको रद्द किया गया तो वो 429 हैं। इस आधार पर उन्होंने ये याचिका दायर की थी और इनकी जो तर्क को सही माना गुजरात हाई कोर्ट ने और अब इनका निर्वाचन रद्द कर दिया है। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, विधायक का भूपेंद्र चुडासमा, और जो सीट मैंने बोली है वो सीट का नाम भी आप याद रखिएगा, धोलका। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो राइट आंसर है पुदुचेरी। और पुदुचेरी जानते हो आप केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है और कितना परसेंट है तो वो भी मैं आपको बता दूं, 75.8% यहाँ बेरोजगारी की जो दर है। और अगर राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी तमिलनाडु में है। मैंने अभी आपको बताया कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ क्वेश्चन तो ये है कि राज्य और केंद्र प्रदेश दोनों की अगर बात करें तो उसमें पुदुचेरी आता है। तो पुदुचेरी में तो जैसा मैंने कहा कि 75.8% है, परंतु अगर केवल राज्य की बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की नहीं तो तमिलनाडु आता है। तो तमिलनाडु में भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ बेरोजगारी 49.8% है, 49.8%। और आप अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य, थोड़ा आप इसको सही पढ़िएगा, प्रिंट मिस्टेक है इसमें। सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य या केंद्र प्रदेश में है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। और यहाँ छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की जो दर है वह 3.4%, बहुत कम, 3.4%। और इसमें साथ में मैं राजस्थान की बता दूं तो राजस्थान में जो बेरोजगारी दर है वो 17.7% है। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत उन राष्ट्रों की सूची में है जिन्होंने अपने देश की जीडीपी का 10% पैकेज के रूप में दिया है। तो भारत इस सूची में कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर है 5वें स्थान पर। विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं इसमें कि जीडीपी क्या होती है, क्योंकि इसमें आपके आया है कि देश की जो है जीडीपी का 10% की है ना, अपने देश की जीडीपी का 10% पैकेज के रूप में दिया है, यानी कि 10% या इससे ज्यादा, 10% या इससे ज्यादा जिन देशों ने पैकेज दिया है तो उस सूची में भारत का नंबर कौन सा है? तो 5वें नंबर पर है। तो अब ये जीडीपी होती क्या है ये मैं आपको बताऊं, तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में बता देता हूं। देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष की समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, या जिसे हम बोलें बाजार मूल्य, जीडीपी कहलाता है। और यहां इस सूची में जो प्रथम स्थान पर है वो जापान है, और जापान ने अपनी जीडीपी का 21.1% पैकेज के रूप में दिया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 3 मई की समाप्त हुए सप्ताह तक बेरोजगारी कितने प्रतिशत हो गई है? तो राइट आंसर है 27.11%। और विद्यार्थियों, ये 3 मई वाली डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि 3 मई तक की ये बात कही गई है कि बेरोजगारी की दर भारत में 3 मई तक यह कितनी जो है बढ़ गई थी। परंतु अब आपको मालूम होना चाहिए इसमें थोड़ा सुधार हुआ है और अब ये जो है 23.81% रह गई है। और इसमें अगला क्वेश्चन आप देखिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 20 लाख करोड़ रुपया। परंतु विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में पहले जो निर्मला सीतारमण ने जो घोषणा की थी पैकेज के रूप में 1.7 लाख करोड़ की, वो भी शामिल है। और आरबीआई का जो है जो पैकेज जो घोषित किया गया 6 लाख करोड़ का, वो भी इसमें शामिल है।
तो आप ये जरूर याद रखिएगा 20 लाख रुपया का ये पैकेज है। और विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।